नमस्कार। अंजन चौपाल में आपका स्वागत है। हम हैं अंशुमान त्रिपाठी। आज अंजन चौपाल में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री श्याम जाजू जी। श्याम जाजू जी बरसों से छात्र आंदोलन, किसान आंदोलन और सहकारिता आंदोलन से भी जुड़े रहे। वैसे वो बीजेपी के माध्यम से देश की सेवा में कार्यरत हैं और बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियां लगातार संभाल रहे हैं। तो आज हम उनसे चर्चा करेंगे राष्ट्रीय राजनीति पर, बिहार चुनाव पर और केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं पर। तो जाजू जी, आपका अंजन चौपाल में स्वागत है। नमस्कार। और आप चूँकि किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं, सहकारिता में आपने कई महाराष्ट्र में काफ़ी काम किया है, तो मुझे लगता है चर्चा, चूँकि आप किसानों की पृष्ठभूमि से भी हैं और किसानों की समस्याओं को सहकारिता आंदोलन के माध्यम से हल करते आए लंबे समय से, तो अभी तो कल जो मुझे देखने को मिला अखबार में कि मराठवाड़ा में भी पिछले दिनों 32 किसानों की जान गई है और मराठवाड़ा तक विदर्भ से मामला पहुंचना थोड़ा सा गंभीर लगता है। तो इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? क्या असली समस्या क्या है किसानों की? भारत ये कृषि प्रधान देश है जी 80% लोग खेती पर डिपेंडेंट हैं जी जी और जब तक देश की इकोनॉमी में खेती का असर नहीं होगा, जी। पूरे देश के जीडीपी में खेती का योगदान बहुत बड़ा होना चाहिए, पर दुर्दैव से डे बाय डे खेती एक घाटे का धंधा हो गया। खेती मुनाफे में ना रहने से उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट और उसको मिलने वाली कॉस्ट, इसमें जो अंतर है, इसलिए दिन प्रतिदिन किसानों की हालत बदतर होने लगी। लोग देहात छोड़कर शहर में आने लगे और अच्छा पढ़ा लिखा युवा वापस खेती में जाना नहीं चाहता। खेती में मजदूर नहीं मिल रहे। खेती की अलग अलग समस्याएं हैं। इस देश के आज़ादी के बाद दुर्दैव से किसान और किसानी के विषय में जो इतना मूलभूत चिंतन होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। इसलिए किसान के प्रोडक्शन रेट और किसान को मिलने वाला रेट, इसका अंतर जब तक कम नहीं होता, ये समस्या का रास्ता नहीं निकल सकता। गए 10 साल में यूपीए के कार्यकाल में इतनी आत्महत्याएं हुई है, उसकी तुलना में ये विषय भी बहुत कम निग्लिजिबल हो उस दौरान, हालांकि एक भी आत्महत्या होना ठीक नहीं है जी। इसलिए ये सरकार किसानों की ज्यादा चिंता करने वाली, ज्यादा संवेदनशील ऐसी केंद्र सरकार भी है और महाराष्ट्र में तो देवेंद्र फडणवीस तो उसके लिए चिंता कर ही रहे हैं। मनरेगा में भी इस जो सूखे की समस्या नज़र आ रही है, जो राज्य सूखा प्रभावित है वहाँ 50 दिन अतिरिक्त काम करने की आदेश दिया गया है सरकार ने। तो मनरेगा आपको लगता है कारगर योजना है? मनरेगा का जब तक उसको कोई अल्टरनेट नहीं आता तब तक तो चल ही रही है। 100 दिन का जो साल में मिनिमम काम देने की बात थी, वो सरकार ने 150 दिन कर दी है, पर मेरे ख्याल से वो एक रास्ता है। वो समस्या को थोड़ा उसके निजात देने के लिए, उसकी तीव्रता कम करने के लिए उसका उपयोग होता है, वो भी परमानेंट रास्ता नहीं है। आखिर रोजगार तो उपलब्ध परमानेंट रूप से होना ही चाहिए। इसमें श्याम जी सबसे बड़ी बात ये, जैसे मनरेगा जैसी योजना को वर्ल्ड बैंक से लेकर के तमाम कई संस्थाओं के द्वारा सराहा गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको उतना नहीं सराहा, मोदी जी ने भी नहीं सराहा। हालांकि उन्होंने इस चीज़ का वायदा किया कि इस योजना को जारी रखा जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं विपक्ष को कहने का मौका मिल रहा है कि सिर्फ विरोध के नाते उस योजना का विरोध किया जा रहा है। आपका क्या मानना है? ऐसा है, योजना कोई खराब नहीं होती है। योजना का क्रियान्वयन जिस प्रकार से होता है, इस पर उसका रिजल्ट डिपेंड होता है, रिजल्ट उससे निकलता है। मनरेगा का क्रियान्वयन जिस प्रकार से गांव-गांव में हुआ, तो वो भ्रष्टाचार का वहाँ का बड़ा घोटाला हुआ सभी जगह पे। लोगों के रिकॉर्ड पे कितने लोगों को काम दिया जा रहा है और पेमेंट कहाँ जा रहा है। अभी तो हमने कर दिया कि जनधन योजना के माध्यम से खाते खुलवा कर डायरेक्ट बैंक में पेमेंट जाएगा, पर जगह जगह के गांव के मुखिया जिनके पास ये सब मेंटेन करने का दायित्व था, वो लोग 100 लोगों का रिकॉर्ड बता रहे, 100 लोगों का पैसा ले रहे, 50 लोगों को पैसा बांट रहे। तो इस प्रकार से क्रियान्वयन से हमारा विरोध था। मनरेगा की योजना ठीक ढंग से अगर इंप्लीमेंट होती है तो स्वाभाविक रूप से उसका लाभ पहुंचेगा, पर क्रियान्वयन में अगर घोटाला है तो अच्छी योजना भी अनसक्सेस हो सकती है। उसका एक नमूना है मनरेगा की योजना। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े या अनुप्राणित जितने भी संगठन हैं, चाहे भारतीय मजदूर संघ हो, भारतीय किसान संघ हो, और इनके प्रणेता, इनके संस्थापक श्री ठेंगड़ी जी भी उसी क्षेत्र से आते हैं और उसी विदर्भ और मराठवाड़ा उनका कार्यक्षेत्र था, वर्धा जैसी जगह थी।
तो उसके बावजूद क्या हमारे पास कोई एक स्थायी एक योजना ऐसी हमारी सरकार ने तैयार की है, केंद्र सरकार ने, कि समस्या को एड्रेस किया जा सके, इस समस्या को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके? क्योंकि महाराष्ट्र ही मूल रूप से सबसे दर्दनाक हादसों का गवाह रहा है। मोदी जी के 15 महीने के कार्यकाल में जो नए 28 इनिशिएटिव पहले साल में लिए गए हैं, उसमें बहुत मूलभूत और माइन्यूट चिंतन करके माइक्रो इकोनॉमी पर उन्होंने ध्यान दिया है, आम आदमी की समस्याओं पर ध्यान दिया है। आज देहात खाली होकर शहर की ओर आ रहे हैं, तो आदर्श ग्राम योजना कर गाँव में ही लोग वहाँ रुकने चाहिए, गाँव में स्वयं रोजगार निर्माण होना चाहिए, गांव में इंडस्ट्रीज एक ही शहर में सेंट्रलाइज होने के बजाय उसका डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। इस सब बातों को केंद्र सरकार आज बढ़ावा दे रही है। मेक इन इंडिया, उसके बाद लोगों ने शुरू कर दिया अपने अपने स्टेट में मेक इन महाराष्ट्र, मेक इन उत्तर प्रदेश। ये अपने आप में लोगों को रोजगार देने के साधन है, और रोजगार तब मिलेगा जब इंडस्ट्री वहां जाएगी। इंडस्ट्री वहां जाने के लिए वहां रास्ते ठीक चाहिए, वहां बाकी आवश्यक सुविधाएं चाहिए, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जिनके कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर का रेट बढ़ रहा है, ऐसे जैसे पुराने इस गवर्नमेंट के टाइम नेशनल हाईवे तैयार होने का रेट था 5 किलोमीटर पर डे, ये सरकार के माध्यम से 10 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे तैयार हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बाहर के लोग आने को तैयार है, पैसा लगाने को तैयार है, पर ये जब तक नहीं होगा तब तक देहात बचेगा नहीं, लोग वहां से छोड़कर आएंगे, शहरीकरण की, अर्बनाइजेशन की समस्याएं तैयार होगी, और वो एक रोज लेबर के रूप में शहर में आकर उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खराब हो जाता है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, और ओवरऑल देश की इकोनॉमी पे इसका असर होता है। योजना के स्तर पर और चिंतन के स्तर पर तो आपकी बात सही नज़र आती है, लेकिन जब भू अधिग्रहण बिल के रूप में हम सामने आता है तो बहुत भारी बवाल खड़ा हो जाता है, और आखिर में आपकी सरकार को खुद वो बिल वापस लेना पड़ता है, और एक गलत संदेश भी जा रहा है कि ये सरकार अमीरों की सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। तो आपका क्या मानना है, भू अधिग्रहण बिल वापस लेना उचित है? ऐसा है, भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में रियलिटी वर्सेस परसेप्शन ये लड़ाई है जी। रियलिटी ऐसी थी कि उसमें किसान का बेनिफिट था, कोई भी किसान की जमीन हड़प कर कॉर्पोरेट हाउस को देने का बिल्कुल सरकार का इरादा नहीं था। हमारी नीति और नियत बहुत स्पष्ट थी, पर कांग्रेस ने और बाकी विपक्षियों ने इसका जिस प्रकार का परसेप्शन बनाया, इसके कारण यह ऐसी इमेज बनी कि हम किसान विरोधी है। बिल्कुल हम 1% भी किसान विरोधी नहीं है। किसान और जो ऐसी जमीन है जो फसल के लिए है, क्योंकि जमीन का निर्माण नहीं होता है, जमीन के लिए अल्टरनेट नहीं है, तो वो जमीन कम करके सीमेंट कंक्रीट के जंगल बनाने या कारपोरेट हाउस को जमीन देना, इस प्रकार का कोई भी हमारा धोरण नहीं है। पर जब अगर ग्रामीण देहात में इंडस्ट्री खड़ी होनी है तो जमीन क्या मुंबई में देंगे उनको, कि अगर महाराष्ट्र के देहात में इंडस्ट्री खड़ी करनी है तो जमीन उस गांव में लगेगी, नेशनल हाईवे वहां से जाना है तो जमीन वहां की लगेगी। वहां के लोगों को वही रोजगार देने के लिए खेती के बगैर अल्टरनेट उपाय वहां उपलब्ध होने चाहिए। इसी हिसाब से वो सब था। डिफेंस के लिए किसी का विरोध होने का कारण ही नहीं था। और जो मुआवजा देना है वो पुरानी सरकार जो दे रही थी उससे 4 गुना ज्यादा मुआवजा का प्रावधान भी इन्होंने किया, कर भी रहे हैं, पर दुर्दैव से वो सक्सेस नहीं हो पाया। राज्यसभा में हमारी सीटें कम है आज की स्थिति में, तो उसको वापस जाना पड़ा। राजनीति में ऐसा होता है, कई बार एक आध बात आज क्लिक नहीं होगी, आने वाले 4 दिन के बाद होगी। राजनीति में ये चलता है, उसमें कोई पराभव और यशस्विता का भाव नहीं है। पर योजना वो एकदम सही थी, लोगों के ध्यान में नहीं आई, ये लोगों का दुर्दैव। उसमें जो सबसे बड़ा एक सोशल कंसेंट वाला जो क्लॉज था, वो जिसको लेकर के इन लोगों ने भ्रम फैलाया आपकी पार्टी के मुताबिक, आपके चिंतन के मुताबिक, कि जिसमें उनसे सहमति ली जाए, तो सहमति वाले पक्ष को लेकर के मसला था, और इसको तो लेके आपके पार्टी के ही संगठनों ने जमकर विरोध किया, बल्कि मुखर विरोध किया है। मुझे एक बात बताइए, डैम बनना है और जिस 200 एकड़ भूमि में अगर डैम बनना है तो कई हजार एकड़ जमीन में उसका फायदा मिलना है, पर जो लोगों की 200 एकड़ जमीन जाएगी वो मालिक कभी कंसेंट दे सकता है? वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द किसान, इस प्रकार की जमीन अधिकृत करनी पड़ेगी। कोई भी एक किसान, सबको नेशनल हाईवे चाहिए पर मेरी जमीन छोड़कर, सबको इंडस्ट्री चाहिए पर मेरे एरिया में नहीं चाहिए, सबको डैम चाहिए पर मैं उसका भुक्तभोगी नहीं होना चाहिए, ये जो प्रकार है ये गलत है। हाँ, जिनकी जमीन जा रही है उनकी पुनर्प्रस्थापना के लिए, उनका पुनर्वसन करने के लिए उनको अल्टरनेट जमीन देना,
उनको रोजगार देना, जो इंडस्ट्री वहां बन रही है उसमें उनको पार्टिसिपेशन देना, उनका अधिकार कायम रख के उनका रोजगार की व्यवस्था करके इस प्रकार के प्रोजेक्ट चलने चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं। 100% कंसेंट से एक भी देश में विकास का काम हो नहीं सकता। आज जो स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट आया, जिसकी वजह से विपक्ष को ये कहने का मौका मिला कि उद्योगपतियों को जमीन चाहिए, अब किसानों की जमीन सरकार लेके बेचने का काम करेगी। तो यही स्मार्ट सिटीज को लेके बड़ा कंफ्यूजन है। क्या हमारी जो सिटीज है वो स्मार्ट नहीं हो सकती? नहीं तो स्मार्ट सिटी बनने के लिए विदेश से थोड़ी सिटी आनी है। जो 100 शहरों का चयन हुआ है वो इस देश के ही है। इस देश से जुड़े हुए जो एरिया है वो उसको जोड़कर वहां और भी कैसे वैल्यू एडिशन करके शहर को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं, यही कल्पना है इसमें। इसलिए वहां रहने वाले लोगों की सुविधाओं में बढ़ेगी, वहां पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, इंडस्ट्री नहीं आएगी और लोगों को वहां एक अट्रैक्शन तैयार होगा। इस प्रकार की कल्पना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका उसका कोई विरोध नहीं है। ये आदर्श ग्राम योजना की आपने अभी चर्चा की और प्रधानमंत्री जी ने भी एक गांव लिया और वो गांव किसी भी गांव से बहुत उन्नत और समृद्ध दिख रहा है, लेकिन सारे सांसदों को ये सुविधा नहीं मिल पाती है। तो क्या एक गांव को अडॉप्ट कर लेने से 1 वर्ष से पूरे देश में जहां 5 लाख से ज़्यादा गांव हैं उनका भविष्य संवर पाएगा? ये तो 25 बरस में जाके होगा। तो कई आपका क्या कार्यक्रम सोचना है? जी, गवर्नमेंट के भी कुछ कार्यक्रम और राजनीति में भी कुछ कार्यक्रम संकेतात्मक होते हैं, कुछ दिशा देने के लिए होते हैं। अब ये तो मैं भी समझता हूँ कि इस देश के सांसदों की संख्या 550 है और कई लाख देहात है, तो कई लाख देहात 550 सांसद 550 ग्रामों का चयन करके वो समस्या खत्म नहीं होती है। मोदी जी ने अकेले ने अपने हाथ में झाड़ू लेकर देश के स्वच्छता अभियान सक्सेस नहीं होता है। और इसमें दो बातें हैं। जब मोदी जी अपने हाथ में झाड़ू लेते हैं तो वो झाड़ू की प्रतिष्ठा बढ़ती है, श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ती है, डिग्निटी ऑफ लेबर उसमें है। और स्वच्छता का काम ये कोई निम्न स्तरीय काम नहीं है, ये सबके आवश्यक और सबने लेने वाला, स्वीकार करने वाला इस प्रकार का काम है। और जब तक इस देश को हम स्वच्छ नहीं करेंगे तो बाहर के लोग थोड़ी आएंगे। तो ये कल्पना है, इसलिए इससे प्रेरणा मिलती है लोगों को, इसलिए संकेत है। वैसे देहात के सांसद अभी विधायक भी गांव ले रहे, कुछ लोक प्रतिनिधि ले रहे, कुछ अधिकारी भी अपने प्रेरणा से ले रहे, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, मेरा जन्मग्राम जो कोई है देहात का वो मैं ठीक करूंगा, वहां अच्छा स्कूल बनाऊंगा, वहां लोगों के लिए कुछ सुविधाएं निर्माण करूंगा, वहां मंदिर का निर्माण करूंगा, वहां व्यायामशाला का करूंगा। ये प्रेरणा अपने आप थोड़ी जगी है। बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट इसके लिए आगे आए कि हमारा पैसा इस काम के लिए आप यूज करो, जो सोशल फंड है। और उसके कारण तो मुझे ऐसा लगता है कि केवल संख्यात्मक आधार पर इसको नहीं देखना चाहिए, इससे जो प्रेरणा लेकर काम खड़ा होने वाला है उस हिसाब से इसको देखना चाहिए। निस्संदेह आपका कहना है कि मोदी जी बहुत लोगों के प्रेरणा स्रोत बने, संस्थाओं के, व्यक्तियों के, और देश भी मोदी जी की तरफ देख रहा है। और स्थिति है कि मोदी जी के जो वादे हुए हैं, जो उन्होंने चुनावी किए थे, तो उनको लेके भी अभी बहुत सारे उम्मीदें लोग बांध के जनधन योजना के तहत अपने अकाउंट खोल रहे हैं कि 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे जब मोदी जी ब्लैक मनी वापस लाएंगे। तो आपका क्या कहना है? मोदी जी काला धन जो देश में वापस लाएंगे वो तो जरूर आएगा, पर काला धन इस देश से बाहर जाना तो रुक गया है। इतना कड़ा कानून, सख्त कानून कर दिया कि इस देश की किसी की अभी हिम्मत नहीं होगी कि इस देश का पैसा इस प्रकार से बाहर ले जाकर उसका इस प्रकार यूटिलाइजेशन करे और इस देश के टैक्स की चोरी करे। अब रहा सवाल जनधन योजना का, तो जनधन योजना हो, जन सुरक्षा योजना हो, ये कई योजनाओं के बारे में तो इस सरकार ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है उसके लिए कोई जवाब ही नहीं है। इस देश में 15 करोड़ लोगों के खाते खोलने के लिए 1971 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसके बाद इतने साल लगे कि 15-17 करोड़ लोगों के खाते ही नहीं थे बैंक में, जिनको बैंकिंग मालूम नहीं था। अभी हमारे 20-25 करोड़ लोगों ने जन सुरक्षा 12 रुपए का इंश्योरेंस लिया है, एक्सीडेंट बीमा पॉलिसी। अलग अलग सम्मेलनों में हमने लोगों को हाथ ऊपर करवाए कि भाई इसके पहले किसने आज तक इंश्योरेंस सुना था। ये 2-3% लोगों तक इंश्योरेंस के देश में योजना सीमित थी। आम लोगों की ये योजना बनना, मूवमेंट बनना और लोगों को उसमें शामिल होना, उसका फायदा मिलना और सब देश इसका लाभार्थी बनना, ये बहुत मॉडल कंसेप्ट है। अब हम नए मुद्रा बैंक की योजना लेकर आ रहे हैं। छोटा आदमी जिसको कोई सिक्योरिटी के देने के लिए उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जिसको कोई गारंटर नहीं मिलता, वो बेचारा सब्जी बेचने वाला हो, ऑटो वाला हो, रास्ते पे काम करने वाला हो, अखबार बेचने वाला हो, वो सुबह कोई ब्याज से काम करने वाले के पास जाता है, 900 रुपए लाता है और शाम को उसको 1000 रुपए दे के आता है। 900 रुपए पे कुछ घंटों का 100 रुपया इंटरेस्ट देता है। ये क्या है?
तो ये रोकने के लिए 50,000 रुपए सामान्य आदमी को बगैर गारंटी बगैर सिक्योरिटी देने की योजना इस महीने में कार्यान्वित हो गई है। हर नेशनलाइज्ड बैंक के ब्रांच को मिनिमम 25 प्रपोजल ऐसे करने चाहिए, इस प्रकार का हमारा आग्रह है और हमारे कार्यकर्ता भी उस पर टू लुक आफ्टर कर रहे हैं। बैंकों के अधिकारियों को भी उस प्रकार के आदेश है। उससे ज्यादा बड़ा काम करने वाले को 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, उससे बड़े वाले को 10 लाख मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्वयं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को इकोनॉमिकल सपोर्ट देने के लिए आम आदमी, छोटा आदमी, ये सेंट्रल आइडिया ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार के माध्यम से बहुत अच्छी योजना मुद्रा बैंक की योजना से कार्यान्वित हो रही है और आने वाले दिनों में उसके रिजल्ट दिखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री श्याम जाजू जी से हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। इंतजार कीजिए एक ब्रेक का, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मोदी जी की जब लहर चल रही थी उसके बावजूद दिल्ली में केजरीवाल ने बिल्कुल समीकरण उलट के रख दिया था। दिल्ली शहर का मतदाता जितना तुरंत चेंज होने वाला है वैसा और देश में कहीं भी नहीं होगा। पहले पासवान जी नाराज, फिर उसके बाद मांझी जी नाराज। ब्लड रिलेशन भी होते हैं, ऐसा घर भी चलाना कितना कठिन होता है। वर्णों के अतिरिक्त कौन है यहाँ पर? गलत आरोप है हमको। अंजन चौपाल में आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री श्याम जाजू जी से। अब श्याम जाजू जी से राष्ट्रीय राजनीति पर बातचीत के साथ साथ बिहार के चुनाव पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जाजू जी, हालांकि आप सीधे नहीं संबद्ध हैं, लेकिन जब घर में कोई शादी होती है तो हर आदमी कुछ न कुछ कर रहा होता, भले ही जिम्मेदारी सीधे बिहार की ना हो। तो क्या आपकी व्यस्तताओं में या बिहार के चुनाव को लेके आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ओपिनियन है? ऐसा है, बिहार ये देश का बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। पूरे देश में सबसे ज्यादा पॉलिटिकली अलर्ट कोई होगा स्टेट तो वो बिहार है। आज तक ये बिहार की बैकग्राउंड भी ऐसी है, बहुत सी सामाजिक मूवमेंट बिहार से शुरू हुई है। जयप्रकाश नारायण जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इस प्रकार की यहाँ पार्श्वभूमि है। तो बिहार जल्दी एक्शन लेता है और जल्दी रिएक्ट भी करता है। ऐसे बिहार में पिछले 5 साल में पिछले 10 साल में वहाँ गठबंधन की सरकार थी। वहाँ का जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन की सरकार थी। इस सरकार ने इस प्रकार का परफॉर्मेंस दिखाया कि जो जंगल राज के रूप में जाना जाता था लालू जी के टाइम, वो बिहार को काफी आगे लाने में हम यशस्वी रहे। दुर्दैव से वो गठबंधन रहा नहीं और आज नए इक्वेशन में, नए पार्श्वभूमि पर इसका चुनाव हो रहा है। और हमें निश्चित रूप से आज विश्वास है कि मोदी जी का जिस प्रकार का आकर्षण बिहार में है, पार्टी का केडर का काम है और पार्टी ने जिस प्रकार के कार्यक्रम आज सामने दिए है, निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में एक प्रभावी बहुमत से हम वहां पर जीतने जा रहे हैं। श्याम जी, आप दिल्ली के भी प्रभारी हैं और आप ये सच को आप भी समझ रहे हैं कि मोदी जी की जब लहर चल रही थी उसके बावजूद दिल्ली में केजरीवाल ने बिल्कुल समीकरण उलट के रख दिया था। इसकी हालांकि आपकी पार्टी को तकलीफ बहुत होगी, लेकिन ऐसी हालत में क्या फिर से मोदी जी की छवि को दांव लगाना उचित है बिहार के मामले में जहाँ जाति की राजनीति होती है? दिल्ली शहर का मतदाता जितना फ्लोटिंग और जितना तुरंत चेंज होने वाला है वैसा और देश में कहीं भी नहीं होगा। हमारे साथ के साथ सांसद हमारे जीते थे, तब 70 में से 60 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें मेजॉरिटी थी। उसके बाद के तुरंत विधानसभा में 67 सीटें आपको मिलती है और 3 हमें मिलती है। हालांकि सेकंड नंबर पे और अच्छी फाइट देने वाले हम ही हैं। कांग्रेस ने तो सरेंडर कर दिया उस चुनाव में। पर उसके बाद तुरंत कल जो चुनाव हुए हैं डूसू के, वो दिल्ली छात्र संघ का चुनाव, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रहता है, केवल दिल्ली तक नहीं रहता, पूरे देश का उसका असर जाता है। तो उस चुनाव में हम चारों की चारों सीटें जीते और जिनको 67 सीटें मिली, जिनके एमएलए 67 कॉलेज संभाल रहे थे, वो सब 4 नंबर पर आए। और जेएनयू, जहां आज तक हमारा कभी प्रतिनिधित्व हुआ ही नहीं, वहां हमने इस बार सीट जीती है और 150 के अंतर से हम सीटें हारे हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी दिल्ली में भी असर मोदी जी का सभी देश में है। कोई भी एक प्रदेश ऐसा नहीं है जहां मोदी जी के प्रभाव का करिश्मा कायम। देखिए, कल रात तक आप लोग अपने सहयोगियों को मनाने में परेशान रहे। पहले पासवान जी नाराज, फिर उसके बाद मांझी जी नाराज, आज उपेंद्र कुशवाहा जी नाराज, फिर उनकी पार्टियों से भी लोग निकल गए। उन लोगों की भी नाराजगी जायज़ थी क्योंकि उनकी पार्टी छोड़ के जो बीजेपी में आ रहे हैं, आप उनकी सीट आप पासवान जी से ही मांग रहे। तो ये अपने जिनके ब्लड रिलेशन भी होते हैं, ऐसा घर भी चलाना कितना कठिन होता है। ये तो लोग जिनका कार्य पद्धति अलग है, जिनके सिद्धांत अलग है, जिनकी पार्टियां अलग है, जो आमने सामने लड़ती थी, ऐसे लोग जब इकट्ठा आते हैं
तो कुछ ना कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पे काम चलता है। किसी को नुकसान होता है, किसी को फायदा होता है। गठबंधन में ये देने लेने की राजनीति करनी ही पड़ती है। तो स्वाभाविक रूप से कई घंटों तक, कई दिनों तक ये रहा, पर हमें समाधान है, हम संतुष्ट है और हमारे सहयोगी दल भी संतुष्ट है। हम गठबंधन को बनाने में सफल हुए हैं। सब जगह का डिस्ट्रीब्यूशन जो था, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज का अलॉटमेंट, वो हमारा क्लियर हो गया है। अब हमारी रफ्तार चुनाव की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आगे कुशवाहा जी को इस बात का बड़ा दुख था कि गठबंधन धर्म था और गठबंधन था तो उस धर्म को निभाना चाहिए था। आपने सीटें घोषित कर दी जिसकी जानकारी कुशवाहा जी को आपने नहीं दी। उनकी पीड़ा ये थी। गठबंधन का धर्म, जैसे कुशवाहा जी को जो सीटें दी है उसमें हमने इंटरफेयर करना अपेक्षित नहीं है। जो सीटें हमने दूसरे हमारे मित्र पक्षों को दी है उनकी सीटें वो ही तय करेंगे। यही गठबंधन का धर्म होता है। हमारे पार्टी की सीटों के बारे में वो बाकी पार्टी वाले क्या कहेंगे एक दूसरे को, इसलिए वो कोई बात नहीं है। ये तो म्यूचुअल समझदारी का मामला है, मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि गठबंधन धर्म में ये सब बातें करनी पड़ेगी। और जीत का समीकरण कैसे बनेगा? आपके पास जातियों का जिस प्रदेश में जातियों के आधार पर चुनाव चलते हैं वहाँ आपने भी जैसे अभी कहा दिल्ली का वोटर फ्लोटर है, उसी तरह वहाँ भी जाति पे ही ठप्पा लगता है, ये आप जानते हैं। आपके पास सवर्णों के अतिरिक्त कौन है, आप बताइए? सबसे ज्यादा, ये तो बहुत गलत आरोप है हम पर। भाई सवर्ण छोड़ के देश में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के सांसद हमारे हैं, सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के विधायक हमारे हैं, सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब विधायक हमारे हैं, सबसे ज्यादा महिला सांसद हमारी है। तो हम सवर्ण के कैसे हो गए? और केवल सवर्णों के वोटों पे, उच्च जाति के वोटों पे, शहरी वोटों पे देश पर इतनी सांसद की सीटें आ नहीं सकती। पिछले चुनाव में एक मोदी जी ने यह स्पष्ट किया, कोई क्षेत्रवाद बचा नहीं, कोई भाषावाद बचा नहीं, कोई जातीयवाद बचा नहीं, सब लोगों ने विकास के नाम पर, विकास के एजेंडे पर वोट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे बिहार की जनता भी अलर्ट हो रही है और बिहार भी इस बार विकास के आधार पर ही वोटिंग करने जा रहा है। सबसे ज्यादा जातिगत राजनीति जिस बिहार में है, जिस यूपी में है, उसी यूपी ने हमें 80 में से 73 सीटें दी है, उसी बिहार ने हमें मेजोरिटी दी है लोकसभा के चुनाव में। तो मुझे ऐसा लगता है बिहार की जनता, अच्छा बिहार की जनता और एक फर्क कर रही है। 7.5 साल का कार्यकाल बिहार का और गए 2.5 साल का कार्यकाल, ये 2.5 साल में वहाँ का जीडीपी कम हुआ, वहाँ का एग्रीकल्चर ग्रोथ कम हुआ, वहाँ के कानून गुनाहगारी बढ़ी है और वहाँ ये सब रचनाएं जो उथल पुथल हुई है, वहाँ का ये सब लोगों के फर्क ध्यान में आया। हम जब सत्ता में थे तब क्या था और अब क्या है। तो निश्चित रूप से बिहार की जनता भी यही चाहेगी कि केंद्र में जिनकी सरकार है, जिनके नेतृत्व में बहुत अच्छा विकास चल रहा है, इसी पार्टी की सरकार प्रदेश में आए और बिहार भी विकास की इस रफ्तार में शामिल हो। ये बिहार के आम जनता की भावना है। ये आपने जो बात कही है बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो 2.5 साल की बात कही है, उन्हीं 2.5 साल में बिहार के ज़्यादातर हिस्सों में 38 से ज़्यादा जिलों में सांप्रदायिक तनाव के वारदातें 3 गुना ज़्यादा बढ़ी हैं। ये क्यों हुआ? इसके लिए कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से विपक्ष बीजेपी पे आरोप लगाता है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे के लिए जिम्मेदार बीजेपी को सारे तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां मानती हैं। इसमें वहाँ काम करने वाले नीतीश जी की मंशा जिस प्रकार से व्यक्त हुई है, पहले महादलित के नाम से मांझी को मुख्यमंत्री बनाना, उसका महिमा मंडन करना, उसके बारे में चर्चा करना, उसकी स्तुति करना, और बाद में वो जब अपने मन से चलने लगा और आपका सुन नहीं रहा है तो तुरंत उसको हटाना और एक रात में उस पर आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति करना, ये बिहार की जनता जानती है। हम करे सो कायदा, मुझे जब लगेगा तभी आदमी ठीक है, इस प्रकार की भावना से राज्य नहीं चल सकता। और राज्य, ये तो नीतीश जी के तो 2-3 उदाहरण है। कोसी को जब बाढ़ आई तो सबसे पहले उनको मदद पहुंचाने वाले गुजरात के सीएम नरेंद्र भाई मोदी थे, जिन्होंने 3 करोड़ का चेक भेज दिया था। तो वो चेक कोई नरेंद्र भाई मोदी ने अपने अकाउंट से तो नहीं दिया था, गुजरात सरकार की मदद थी, बिहार की जनता के लिए थी। उसको चेक को वापस लौटाने का अधिकार नीतीश जी को किसने दिया था? ये कौन सी मानसिकता है? अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर के सपने के लिए पूरे देश के देश पर अन्याय करना, पूरे अपने प्रदेश पर अन्याय करना और गठबंधन तोड़ना अपने क्षुद्र स्वार्थी राजनीति के लिए, ये बिहार की जनता जान रही है। इसलिए आने वाले दिनों में वो निश्चित रूप से इसका परिणाम बताकर ही रहेगी। लेकिन श्याम जी, जब आप नीतीश कुमार पे ये भी आरोप लगा रहे हैं तो ये नीतीश कुमार की पार्टी और उनके समर्थक ये भी आरोप लगाते हैं कि कल को नीतीश की छवि को इस्तेमाल करके ही बीजेपी ने
जड़ें जमाई हैं भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के अंदर। अन्यथा अगड़ी पार्टियों के अलावा पिछड़ी पार्टियों के वोट उनको कतई नहीं मिलते। आपका क्या मानना अगर है? आपके ध्यान में होगा जी। तो सबसे पहले जब नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया था तब उनकी सीटें कम थी, उससे ज़्यादा हमारे विधायक थे, पर केवल इनका व्यक्तित्व और एक काम करने वाला ऐसी अपेक्षा से हमने उनको बढ़ाया और हम सक्सेस भी हुए थे। जब तक हम उनके साथ में थे तो राज बहुत अच्छा चला था। बाद में जिस प्रकार की उनकी व्यक्तिगत एजेंडा जब सामने आ गया तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश का विकास और प्रदेश का इतिहास ये सब पिछड़ गया और इसके कारण बिहार का नुकसान हुआ। ये दरअसल प्रधानमंत्री पद की लड़ाई को लेकर के ही नीतीश अलग हुए आपसे, क्योंकि अगर उनको ये उम्मीद थी कि एक धर्मनिरपेक्ष गठबंधन बनेगा और उस नेता के रूप में चुने जा सकते हैं, तो ये तो अहंकार की लड़ाई का मुद्दा रहा है। तो इसीलिए आपने उनसे गठबंधन हटा लिया। बिहार का नुकसान किया है। पिछले चुनाव में अगर जीतना केवल नीतीश जी के आधार पे था तो विनिंग रेशियो तो हमारा ज्यादा था। 104 सीटें लड़कर 91 सीटें जीतना, इतना बड़ा विनिंग रेशियो हमारा था। उसकी तुलना में उनके पार्टी का रेशियो कम था। तो पॉपुलैरिटी का ये सवाल नहीं है, उनके व्यक्तित्व के गुण दोष देखकर ही हमने उनका चयन किया। पर जब उनमें ये इस प्रकार के दोष आ गए, अपना व्यक्तिगत एजेंडा और व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हावी हो गई, तो वो व्यक्तिगत तौर पे इस प्रकार के उतरने आए कि मोदी जी इस प्रदेश में प्रचार के लिए नहीं आएंगे, गुजरात का मदद का चेक हम वापस भेज देंगे, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी वहां हो रही है तो भोजन का आप निमंत्रण दे रहे हैं पहले और भोजन का निमंत्रण वापस लेके जा रहे हैं। ये कोई बड़े आदमी को शोभा थोड़ी देता है। ये बिहार ये आदमी को ये मान्य नहीं है। बिहार गरीब होगा, बिहार पिछड़ा होगा, पर बिहार स्वाभिमानी है। वो इस प्रकार के अपने मन मर्जी के अनुसार काम करने वाला मुख्यमंत्री कभी एक्सेप्ट नहीं कर। लेकिन मोदी जी ने डीएनए की बात कह के पूरे बिहार के डीएनए को चुनौती दे दी थी। उन्होंने तो इसी रूप में प्रोजेक्ट किया है। नहीं, मोदी जी ने नीतीश जी के डीएनए की बात की थी, बिहार के डीएनए की नहीं। बिहार की जनता तो हम आज भी कह रहे हैं, बिहार सबसे ज्यादा पॉलिटिकली अलर्ट स्टेट है, वहां का आदमी ज्यादा समझदार है। धन्यवाद श्याम जाजू जी, आज हमसे बात करने के लिए और अंजन चौपाल में हमारे दर्शकों के लिए एक जानकारियाँ प्रस्तुत करने के लिए। तो आज अंजन चौपाल में हमारे साथ थे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री श्याम जाजू जी। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे एक राजनीतिक शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।